नमस्ते, मैं हूँ रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम चर्चा करने जा रहे हैं शेयर बाजार के ऊपर कि अगला सप्ताह यानी कि 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक का सप्ताह शेयर मार्केट का कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले हम पिछले वीक को अगर देख लें तो निफ्टी 23,460 का लोएस्ट बनाया उसने और 24,226 का हाई बनाया और 24,005 पे फ्राइडे को बंद हुआ। और निफ्टी के लिए सुभाष जी ने लेवल दिए थे 23,200 से लेके 24,100 की रेंज दी थी, तो 24,005 हाईएस्ट उसने टच किया और लोवेस्ट 23,460 यानी कि सुभाष जी की रेंज के अंदर ही रहा निफ्टी। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 50,485 लोवेस्ट बनाया, 51,980 का हाई बनाया और 50,989 के ऊपर फ्राइडे को बंद हुआ। और अगर हम यहाँ पे सुभाष जी का लेवल देखें तो 49,500 लोवेस्ट था और 51,500 का हाईएस्ट बनाया, यानी कि ये भी लगभग नहीं, रेंज में रहा। 51,672 का तो हाईएस्ट 3 जनवरी को ही हुआ था। 51,980 ना? हाँ, 51,980 बनाया है, ठीक है। 980, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 980 का हाई बनाया, तो 50,989 पे क्लोज हुआ, तो ये भी ऑलमोस्ट रेंज में ही आप देख रहे हैं। तो अब आने वाला जो सप्ताह है, क्योंकि जो छुट्टियां थी सारी न्यू ईयर की, ये सब लोग मना चुके हैं, बाहर के भी मार्केट खुल गए हैं, वहां भी लोग काम करने लग गए हैं, तो अब सप्ताह ये कैसा जाने वाला है ये हम बात करेंगे। हालांकि लास्ट वीक सुभाष जी ने ये भी बताया था कि जो 10 जनवरी के बाद मेजर मूवमेंट मार्केट में आएगी, लेकिन ये जो 10 जनवरी खत्म हो रही है फ्राइडे को, वहां तक कैसा बाजार रहेगा ये हम समझते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद रविंदर जी। मेरा सभी व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और हैप्पी न्यू ईयर अगेन। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यू ईयर की, और बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आए इस साल शेयर बाजार के रूप में। तो सुभाष जी, अगर हम पिछले वीक को थोड़ा सा एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आपके अकॉर्डिंग ये रेंज में ही रहा है जो आपने लेवल्स दिए थे, तो उसमें उसके अलावा भी कुछ मार्केट में इंपैक्ट आया, फर्क पड़ा, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। देखो रविंदर जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो आईपीओ के अंदर कैलेंडर ईयर में अ, स मतलब एशिया के तो नंबर 1 रहा है और ओके। नंबर ऑफ इश्यूज के हिसाब से नंबर 1 रहा है और वर्ल्ड में सेकंड नंबर का पैसा रेज़ किया है, साढ़े 19 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये आईपीओज ने। अपने आप में आईपीओ में बड़ा वाइब्रेंट आईपीओ मार्केट रहा है ओके। ना? तो ये 1,67,000 करोड़ की कलेक्शन की है। तो हम्म। क्या है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं। ये बहुत जी। पॉजिटिव है कि वर्ल्ड का जैसे अपना एक ह्यूंडई मोटर लिमिटेड का आईपीओ आया था, उसमें 27,500 करोड़ रेज़ किया था। वो सेकंड बिगेस्ट आईपीओ था जी। कैलेंडर ईयर 2024 ग्लोबली, ओके। है ना? तो ये अपने आप में ये बात दर्शाता है कि इक्विटी की तरफ रुझान है। तो वो एफपीआई वहाँ पे आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे हम्म। पॉजिटिव है। वो जो हम आपको फिगर दी है 3 लाख करोड़ के आसपास की पूरे साल में, उसके अंदर बहुत सारा पैसा इन्होंने इधर इन्वेस्ट भी किया है आईपीओ के अंदर। ठीक है जी? तो एक तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जी। अच्छा, दूसरा, हाँ, दूसरा देखिए ग्लोबली जैसे अभी 20 जनवरी को ट्रंप ने टेक ओवर करना है, तो उसकी पॉलिसीज़ हम्म। यूएस की क्लियर होगी। है ना? कि जैसे उसने कहा हुआ है कि भई मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध रोक दूँगा, इधर भी शांति कर दूँगा। तो ये सारी जियोपॉलिटिकल रिस्क जो हैं, वो सब ऑब्ज़र्व करने हैं। आप 20 जनवरी के बाद क्लैरिटी बढ़ेगी, तब तक जी। हम उम्मीद कर रहे हैं। रुपी जो है बहुत डेप्रिशिएट हुआ है अ, वो डॉलर के अगेंस्ट। हालाँकि वर्ल्ड की दूसरी करेंसी देखोगे तो बहुत 10-10% तक वर्ल्ड की मैक्सिमम मैनी ऑफ द करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। आप इसी से देख लो कि 6 वर्ल्ड की बिगेस्ट है डॉलर इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं, उसमें 109 तक पहुँच गया है, 109। तो दैट मीन्स हम्म। 100 से 9% ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी करेंसी 6 कंट्री की करेंसी ऑन एन एवरेज 9% डेप्रिशिएट है। तो ये ओके। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना? अच्छा, एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी-सी स्लैगिशनेस ऑब्ज़र्व हुई है, क्योंकि इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट हमारा अफ़ेक्टेड है ग्लोबल की वजह से, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी डाउन है।
एक लिक्विडिटी, हालांकि आरबीआई ने सिस्टम में 1 लाख करोड़ से ऊपर की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की थी सीआरआर घटा के, है ना, तो उससे भी, लेकिन स्टिल लिक्विडिटी सफिशिएंट नहीं है, लेस है थोड़ी सी। तो ये इंटरेस्ट रेट अगेन वो फैक्टर है, जैसे कि भाई यूएस फेड का जो कट है, पहले 4 कट होने की उम्मीद थी 25-25 पैसे के हिसाब से, अब सिर्फ 2 कट पर उम्मीद है, और वो भी 20 जनवरी के बाद क्लैरिटी होगी, क्योंकि टैरिफ वार वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी में चलेगा। तो उम्मीद तो यही है कि कनाडा, मेक्सिको, चाइना पे ज़्यादा लगाएगा, इंडिया पे कम टैरिफ रहेगा, तो इससे इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में फ़ायदा होगा, और कैपेक्स हमारा जो कम खर्च हुआ है, तो अब कैप में फोर्थ क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में हुआ है खर्च, लेकिन फोर्थ क्वार्टर में फुल स्पीड से खर्च होगा, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट बहुत मिलेगा। तो ये पॉजिटिव फैक्टर है। तो मैंने जैसे रेंज बाउंड रहा है मार्केट, और मार्केट में भी डायरेक्शन नहीं है सही मायने में। हम ओके। टेक्निकल और फंडामेंटल सारा समझ के आपको रेंज दे रहे हैं, लेकिन फिर जी। भी डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है क्लैरिटी के साथ। ये हम्म। यूएस में जब 20 जनवरी को ट्रम्प टेक ओवर करेगा एज ए प्रेसिडेंट, तो उसकी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके यहाँ भी जैसे वीजा के लिए एलन मस्क और दूसरे लोग चाहते हैं कि वीजा H1B वीजा में लोगों को ले, और दूसरा ग्रुप है एंटी ग्रुप, वो उसको अगेंस्ट है, अमेरिका फर्स्ट। और जी। तो ट्रम्प की भी पॉलिसी थोड़ी सी मिक्स बनी है, मिक्स बन हम्म। रही है। तो और वो वार को भी कैसे रुकवा पाएगा, नहीं रुकवा पाएगा, दैट वी हैव टू सी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। बाकी बिल्कुल, ये एक जैसे आपको कह रहे हैं ट्रम्प की भी बात आपने छेड़ी, तो आजकल ट्रम्प को लेके बड़ा चल रहा है कि जो अपनी वो सेरेमनी करने वाले हैं, ओथ लेने वाले हैं, तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया जा रहा है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, या अभी तक मतलब इनविटेशन नहीं आया है, बाकी कुछ लोगों को जा चुका है, तो यहाँ पे डिले क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली इस चीज के लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि नहीं बुलाया है, क्योंकि अभी तो बहुत 15 दिन है, और डिप्लोमेसी भी हो सकती है, क्योंकि हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे उसने कहा है कि मोदी इज माय फ्रेंड, आई लाइक इंडिया, आई लाइक हिंदूज। तो वो बहुत ज्यादा कहने से, और तो अब इसमें क्या डिप्लोमेसी हो सकती है, ये तो कहना बड़ा डिफिकल्ट है, और अभी तो बुला भी सकता है, ऐसा हाँ, नहीं मतलब है वही नहीं कहना है, बुलाया। भाई वो जब जब वो मोदी जी को फ्रेंड भी मानते हैं, इंडिया को फ्रेंड भी वो मानते तो हैं, तो ओपनली उनके प्लेटफ़ॉर्म साथ पे बोल रहा है। इन्विटेशन आ जाना चाहिए था। हाँ, तो अभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अभी मतलब टाइम तो पड़ा हुआ, तभी मैंने कहा अभी 20 तारीख है, अभी तो बहुत दिन है, लेकिन हाँ, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल हम जो मोदी जी, सॉरी, ट्रम्प साहब जब 20 तारीख को ओथ लेंगे, तब भी एक नया सिनारियो मार्केट में निकल के आएगा। 10 जनवरी के बाद ये जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तब भी आएगा। और अभी जो 6 जनवरी से लेके हम 10 जनवरी तक का अगर हम बात करें मार्केट की, तो ये भी आपको ऐसा लग रहा है कि रेंज बाउंड ही रहने वाली है 6 जनवरी से 10 हाँ, जनवरी के मतलब मैं देखो अभी भी वीआईएक्स जो है हमारा बुल को सपोर्ट कर रहा है, जी। 13.54 हुआ है ना? और टेक्निकल थोड़ा-सा पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन फंडामेंटल कोई एफपीआई की सेलिंग हुई है इस जनवरी के अंदर, 4,227 करोड़ की तो 3 जनवरी को हुई थी, और 4,499 करोड़ 1 जनवरी सब तक की सेलिंग हो चुकी है। और डीआई की बाइंग हुई थी 3 जनवरी को 821 करोड़, और 2,553 करोड़ जनवरी से डीआई की बाइंग हो गई है। तो हम्म। ये अभी एफपीआई की सेलिंग मेंटेन्ड है, और तो ये एक नेगेटिव पॉइंट पॉइंट है। लेकिन ग्राफ के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से कुछ लेवल्स नहीं टूटे हैं, और कुछ लेवल्स टूटे हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको दे देता हूँ, आप कहें तो रेंज दे देता हूँ। जी, जी, हाँ, रेंज बताएं कि क्या देखिए रेंज निफ्टी रहने वाली 50 है। हमारा 24,005 पे क्लोज हुआ था, जी। और 3 जनवरी को 23,976 बॉटम टच किया, और बिल्कुल। 24,196 हाई टच किया। हम्म। तो अभी मेरे को लगता है 23,700 और 24,600 23,700 और 24,600 की रेंज आप देख रहे हैं इसमें, दे रहे हैं पूरे वीक की। निफ्टी में। हाँ ओके। जी। और बैंक और निफ्टी में 50,989 क्लोज हुआ था,
और जी 51,672 हाईएस्ट गया, 3 जनवरी की बात कर रहा हूँ, और 50,904 बॉटम पे गया था बैंक निफ्टी। जी तो इसके अंदर जी मेरा लेवल वही है 50,500 और 52,500 जो मैं लास्ट वीक था, मैं उसी को मेंटेन 50,500 से लेके 52,500। 500 ओके, सेम सेम है, मतलब लास्ट वीक वाला है। बिल्कुल जी। हाँ, लास्ट तो आपने शायद 49,500 का दिया था बॉटम। नहीं 50,500 दिया था। अच्छा, 50,500 ठीक। और 52,500 ही दिया था। ओके, ठीक है, 50,000, हाँ, 2,000 पॉइंट का रेंज था, बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, तो इस हिसाब से निफ्टी की आपने जो रेंज दी है 23,700 से लेकर 24,600, तो यानी कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। जैसे उसने लोवेस्ट 460 बनाया था, तो आपको लगता है कि अब 23,500 के नीचे तो मार्केट नहीं ही जाना हाँ, चाहिए। अब 50,700 पे बहुत भयंकर सपोर्ट है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, बहुत कम अच्छा, चांस है। हाँ, ओके। इसका तो मतलब इसमें 23,700 से नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए और हाँ, 50,500 से नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए, ये मेरी जी, थिंकिंग है। ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन में जाता है तो आपको लगता है कि यहाँ से बाइंग की जा सकती, बाइंग बन सकती है? ये सपोर्ट का मतलब यही है कि यदि टेक्निकली नीचे जाता है, तो जी, यू मस्ट बी अ बायर, है नहीं? ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट में फंडामेंटल, टेक्निकल सब फेल हो जाते हैं। तो हुँ, आपको आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि इट बिकम ए अपॉर्च्युनिटी, है हुँ, नहीं? यदि मार्केट जो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को बीट कर रहा है, इसका मतलब डिमांड सप्लाई में कोई एग्रेसिव सेलिंग आ गई है, उसको उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाए और वहाँ पे बायर बन सकते हो आप। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म वाला ले सकता है और जो एक्सपर्ट है, समझते हैं, ट्रेडर, वो भी उस चीज़ को एनकैश कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को। एनकैश कर सकते हैं। सुभाष जी, एक चीज़ और, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है या कहना है कि 2025 के एंड तक जो है जो डॉलर है वो ₹100 को पार कर सकता है। ऐसी क्या संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है। इंडियन इकोनॉमी में कोई भी ऐसा नेगेटिव नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व्स इनके बहुत कंफर्टेबल हैं, ऑटो सेल्स बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफ़ी दम आ जाएगा जब ये कैपेक्स गवर्नमेंट का कैपेक्स होगा। रूरल कंजम्पशन बढ़ रही है, तो ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेमिटेंस, हमारा एनआरआई से बहुत रेमिटेंस आ रहा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी और गोल्ड के अंदर भी करंट अकाउंट में कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो कि इस तरह का सिग्नल दे रही हो कि डेप्रिशिएट रुपये इतना भयंकर डेप्रिशिएट हो सकता है। ऐसा ओके। कोई भी सिग्नल नहीं लग रहा कि इतना भयंकर रुपये डेप्रिशिएट हो सकता है। आप सिर्फ डॉलर को देख रहे हो, डॉलर के अगेंस्ट वर्ल्ड की सारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है और हमसे हुँ, 80% कंट्रीज की ज्यादा डेप्रिशिएट हुई है, ओके। 80-90% की। हमारी उसके हिसाब से बहुत कम डेप्रिशिएट हुई है। जी, तो यानी कि हमें, मतलब फ़िलहाल, क्योंकि क्योंकि अगर 100 की बात करें तो बहुत बड़ा, मतलब ये गिरावट दर्ज हो सकती देखो है, एक ऐसा आता होता है है। इसके हेजिंग का जो प्रीमियम होता है ना, वो जी, उससे भी इंडिकेशन मिलता है, वो ज्यादा नहीं है, कोई भी हैज कर ओके। लो। हुँ। ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा कि फॉरेन रिजर्व कंफर्टेबल है, तो अभी जैसे 6-7 मिनट 6-7 मिनट कह रहा हूँ, 6-7 महीने के बड़े निचले स्तर पर आ गया है, तो उसको आप, जो गिरावट आई है, कमी आई है, उसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं? 648 करोड़ मतलब आप यूएस बिलियन डॉलर का हमारा रिजर्व है, तो जी, मैक्सिमम 703 करोड़ 703 बिलियन यूएस डॉलर का गया मैक्सिमम था। रहा है, तो जी, सितंबर के अंदर, तो उस जी, कोई कम नहीं है, बहुत कंफर्टेबल ओके, सिचुएशन है। हाँ। कंफर्टेबल है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज के लिए हमारा जो विश्लेषण है ये पूरा हो गया है, और इस विश्लेषण को देखते हुए जो लोग मार्केट में कामकाज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कहते हैं जब भी कोई ट्रेड लें, कोई भी पोजीशन बनाएं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। आपके पास यदि सलाहकार नहीं है तो आप एसएमसी ग्रुप को भी संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से अपनी सेवाएं ले सकते हैं। और क्योंकि ये जो एनालिसिस होता है वीकली है, आज जैसे हम सैटरडे को कर रहे हैं, जब मार्केट खुलेगी तो अगर कोई इवेंट ऐसी आ जाती है तो ये सारा विश्लेषण कई बार धराशायी हो सकता है, एक साइड में रह सकता है, क्योंकि उस वक्त नए विश्लेषण काम करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते। सभी व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद रविंदर जी।